Hello friends, welcome to Gate Smasher. The topic is FCFS, first come first serve scheduling algorithm. Let's understand with the numerical. तो numerical में हमारे पास given है सबसे पहले process numbers P1, P2, P3, P4 मतलब 4 processes हैं. उनके साथ मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे arrival time मतलब कौन सा process किस time पे arrive हुआ. burst time भी बोल सकते हो इसको, execution time भी बोल सकते हैं. ये क्या है? टाइम ड्यूरेशन मतलब हर एक प्रोसेस ने बताया कि मेरे को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में. ये इसके डायमेंशंस की आपको कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये क्या 2 मिनट्स है, सेकंड है, आवर्स है. इट कैन बी एनी वैल्यू. सो यहाँ पे मेन हमारा मोटिव क्या है कि हाउ FCFS वर्क. तो FCFS काम कैसे करता है? क्राइटेरिया है अराइवल टाइम मतलब ये अराइवल टाइम को चेक करता है, जो पहले आया उसको पहले हम सर्व करेंगे. और मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर एक प्रोसेस आ गया और उसको मैंने सीपीयू के ऊपर दे दिया मतलब सीपीयू ने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो बीच में वो प्रोसेस रुकेगा नहीं, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा. तो लेट्स से कि हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो यहां पे सबसे पहले मैं प्रोसेस 1, 2, 3, 4 सबसे पहले अराइवल टाइम चेक करना है. अराइवल टाइम क्या दिया हुआ है? 0, 1, 5, 6. अब यहां पे मेरे को यूज करना है गैंट चार्ट. ये चार्ट आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को इजीएस्ट वे से सॉल्व करने में. तो यहां पे टाइम जो है स्टार्ट होता है 0 से. टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं. अब 0 पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ मतलब इनमें से कौन सा प्रोसेस 0 पे अराइव हुआ. तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है P1 अराइव्ड एट 0. तो यहाँ पे कोई और प्रोसेस ही नहीं है, P1 के अलावा और कोई प्रोसेस ही नहीं है जो 0 पे आया. तो सिंपल P1 को यहाँ पे ले आओ. P1 को यहाँ पे लाने का मतलब क्या है? ये CPU के ऊपर हमने P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. अब P1 बोल रहा है कि मेरे को 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे टू गेट एग्जीक्यूट प्रॉपरली. तो हम इसको बिना किसी ब्रेक के 2 मिनट तक पूरे 2 यूनिट तक चलाएंगे. मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि बीच में प्रोसेस को हम रोकेंगे नहीं. अब 2 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद P1 यहां से निकल गया. मतलब आप कह सकते हो कि P1 गॉट एग्जीक्यूटेड एट टाइम 2. अब हम इस टाइम पे खड़े हैं मतलब अब हम जो है 2 टाइम पे खड़े. मतलब आप इसको मान लो कि लेट्स से कि टाइम जो है वो 2 बजे गए. अब दोबारा चेक करो कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है. लेट्स से कि P2 को अगर आप देखो P2 1 पे आ चुका है. 1 कब हुआ था? 0 या 2 के बीच में कहीं पे हुआ होगा. तो यानी P2 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है मतलब अराइव हो चुका है. अराइव कहां पे हुआ है? रेडी क्यू में आ गया. क्या P3 अराइव हो चुका है? नहीं, P3 5 पे अराइव होगा लेकिन अभी हमारी घड़ी किस पे है? 2 पे. तो यानी P3 और P4 जो है वो अराइव नहीं हुए लेकिन P2 अराइव हो चुका है और वो रेडी क्यू में बैठा है. अब रेडी क्यू से P2 को निकालो और उसको यहां पे ले आओ मतलब सीपीयू के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करो. कितनी देर के लिए? उसने ऑलरेडी बताया हुआ कि मेरे को भी 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे 2 यूनिट ऑफ टाइम तक. तो यहां पे अब मेरा टाइम क्या हो गया? 4 और P2 भी यहां से एग्जीक्यूट हो चुके. अब यहां पे मेरा टाइम देखो. आप सबसे पहले यहां पे टाइम देखना है. टाइम है 4 o'clock. अब 4 o'clock चेक करो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ. P3 5 पे अराइव होगा, P4 6 पे अराइव होगा और इन दोनों के अलावा और कोई प्रोसेस ही नहीं है. तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 4 पे क्या करना है? 4 पे कुछ आप कर ही नहीं सकते. तो यानी 4 to 5 1 यूनिट ऑफ टाइम तक CPU आइडल मतलब CPU के पास कोई प्रोसेस ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए. तो सिंपल इसको हमने 4 to 5 CPU को आइडल कर दिया. 5 o'clock अब देखो P3 आया. P3 5 बजे आया तो मेरा P3 को मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं. P3 को यहां पे एग्जीक्यूट किया कितनी देर के लिए? टाइम कितना है उसका? 3. तो यानी 5 + 3 8. तो P3 को एग्जीक्यूट किया. अब P3 भी यहां से निकल गया. अब टाइम कितना है? 8 और P4 कितने पे आया? 6 पे. और 6 कहां पे हुआ होगा? यहां कहीं होगा मतलब 6 ऑलरेडी निकल चुका है. तो यानी P4 ऑलरेडी रेडी क्यू में
आ चुके हैं। तो P4 को रेडी क्यू से निकालो और P4 को एग्जीक्यूट करो। तो यहां पे सिंपल जो प्रोसेस पहले आया उस प्रोसेस को हमने रेडी क्यू से निकाल के एग्जीक्यूट करना है। तो P4 का टाइम कितना है 4, तो 8 + 4 दैट इज 12। तो एट टाइम 12 ऑल द प्रोसेसेस गॉट एग्जीक्यूट। P1, P2, P3, P4 चारों के चारों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द टाइम एट विच ऑल द प्रोसेसेस गॉट एग्जीक्यूटेड, तो आप उसको आंसर दे सकते हो 12 बजे सारे प्रोसेस खत्म हो गए। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिखना है हर एक प्रोसेस का। तो यहाँ पे देखो P1 एग्जीक्यूट कब हुआ, P1 का राइट हैंड साइड चेक करना है नीचे वाला सबस्क्रिप्ट में 2 पे, तो P1 2 पे कंप्लीट हुआ, P2 4 पे, P3 8 पे, नीचे वाला राइट हैंड साइड वाला चेक करना है 8 पे, P4 12 पे। तो सिंपल यहां पे लिख लो दिस इज द टाइम एट विच P1, P2, P3, P4 गॉट एग्जीक्यूट। नाउ फाइंड द TAT। TAT इज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज कि एक प्रोसेस कितनी देर तक सिस्टम में रुका, तो यानी कब वो कंप्लीट हुआ और कब वो आया था, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, 2 - 0 दैट इज 2, 4 - 1 दैट इज 3, 8 - 5 दैट इज 3, 12 - 6 6। So this is the time turnaround. Now WT is what, waiting time. Waiting time means कि यूजफुल टाइम कितना था लेकिन उसको कितना टोटल टाइम वहां पे स्पेंड करना पड़ा। अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, 2, मतलब P1 क्या है, 2 यूनिट ऑफ टाइम तक रुका, लेकिन उसको रुकना कितनी देर के लिए था वो कैसे पता लगेगा, बर्स्ट टाइम। मतलब यूजफुल टाइम कितना था दैट इज द बर्स्ट टाइम, लेकिन वो कितनी देर के लिए रुका दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम निकालोगे तो ये क्या बनेगा, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या है आपका, 2 - बर्स्ट टाइम दैट इज 2, 0, 3 - 2 1, 3 - 3 0, 6 - 4 2। सो दिस इज द वेटिंग टाइम। मतलब P1 को 2 टाइम तक सिस्टम में रुका P1 और उसको 2 टाइम तक ही रुकना था, तो ऑब्वियसली वेटिंग टाइम यहाँ पे 0 आया। लेकिन अगर आप P2 के केस में देखो 1 क्यों आया, P2 3 टाइम यूनिट तक रुका लेकिन उसको रुकना कितनी देर के लिए था, सिर्फ 2 के लिए, तो 1 क्यों आया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो P2 1 पे अराइव हो गया था, 1 टाइम पे वो अराइव हो चुका था, लेकिन उसकी टर्न कब आई, 2 पे, तो उस वजह से उसका जो एक टाइम जो है वो वहां पे उसको वेट करना पड़ा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं आपको, रिस्पॉन्स टाइम। व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम एट विच अ प्रोसेस गॉट द CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब P1 को CPU पहली बार कब मिला, P1 को CPU पहली बार कब मिला, गैंट चार्ट पे आ जाओ, क्योंकि सारे जो है आपको गैंट चार्ट से आपको इजीली पता लग जाएगा। तो P1 को 0 पे CPU मिला, अब लेफ्ट साइड चेक करनी है, P1 को 0 पे CPU मिला और P1 आया कब था, 0 पे, सो 0 - 0 0। नेक्स्ट इज द P2 को पहली बार CPU कब मिला, लेफ्ट साइड चेक करो सबस्क्रिप्ट में 2 पे, और P2 आया कब, 1 पे, तो 2 - 1 दैट इज 1। P3 को CPU कब मिला पहली बार, 5 पे, और P3 आया कब था, 5 पे, तो 5 - 5 दैट इज 0। P4 को पहली बार CPU कब मिला, 8 पे, लेकिन वो आया कब था, 6 पे, तो यानी 8 - 6 दैट इज 2। यहां पे एक पॉइंट मैं बता देता हूं कि नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में FCFS बिकॉज नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इस केस में रिस्पांस टाइम निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज रिस्पांस टाइम हमेशा आपका वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। ये आपको ज्यादा क्वेश्चन आएगा रिस्पांस टाइम का राउंड रॉबिन के केस में, शॉर्टेस्ट जॉब में, या फिर मतलब प्रीएम्प्टिव वाले केस में आपको ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल हमने सॉल्व कर लिया इसको। इससे ज्यादा जो है आपसे डिफरेंट टाइम्स के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हाँ, इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एवरेज
टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप निकाल लो टोटल करके, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 14, 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं 4, एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, ऐड कर लो सबका, 2 + 1 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज 4, सो इट कम्स आउट टू बी 0.75 एंड इट कम्स आउट टू बी 3.5. So this is the average turnaround time and waiting time. So this is all about the FCFS. Thank you.